हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट्स और प्राइमरी की फॉरेन की और रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ए ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 14 आ रहा है। ऑर्डर बाय क्लाउज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर बाय क्लाउज का मतलब होता है कि अगर हम किसी डेटाबेस के किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं या उनकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो डेटा को अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं। जब हम ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं तो ऑर्डर बाय क्लाउज की बेस पर ऑर्डरिंग जो जो सॉर्टिंग होती है वो टू टाइप की होती है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स कि असेंडिंग को हम ए एस सी कीवर्ड से डिफाइन करते हैं और डिसेंडिंग को हम डी ई एस सी कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। इट मीन्स कि वैल्यूज को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करते हैं तो हम ए एस सी का यूज करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करते हैं तो हम डी एस सी का यूज करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट में टेबल जो होती है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मैनेज होती है। अब ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज कैसे करते हैं, उस चीज को समझने के लिए कि ऑर्डर बाय क्लाउज कौन कौन से होते हैं, किस तरह से यूज आता है, उस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन देख रहे हैं। इस प्रैक्टिकल सेशन में मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई जिस टेबल का नाम है EMP1 या EMPL। इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे EMP नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर 7 कॉलम्स बनाए। अब 7 कॉलम या 8 कॉलम बनाने के बाद इनमें मैंने कुछ वैल्यूज इनपुट कर दी। अब इन वैल्यूज को मुझे ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम जानते हैं कि ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं कि अभी जो वैल्यूज आ रही है उसमें हमारा ई नेम जो आ रहा है उसमें एस पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, वापस एस आ रहा है, एम आ रहा है, एम आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी ऑर्डर में नहीं है। तो अगर हम इन वैल्यूज को ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पर्टिकुलर कोई नंबर का यूज भी कर सकते हैं या किसी टेक्स्ट फील्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो कैसे यूज में लेते हैं ऑर्डर बाय क्लाउज को, हम ये जानते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम क्या आ रहा है, EMPL1 आ रहा है। यहां पे हम लिखेंगे ऑर्डर बाय, आगे लिखा जाएगा फील्ड का नेम कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्डर करना चाहते हैं। तो ऑर्डर बाय ई नेम, सेमीकोलन लगाया। जैसे एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने पर आपने देखा, सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर चलता है वो ऑर्डर हमेशा असेंडिंग चलता है। सॉरी, मिस्टेक हो गई कि बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर चलता है वो ऑर्डर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर चलता है। तो जैसे मैंने इस क्वेरी को फायर किया तो यहाँ मैंने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाई, मैंने यहाँ पास कर दिया ई नेम। तो जैसे मैंने ऑर्डर बाई ई नेम लिखा तो ई नेम के आगे मैंने कहीं पर भी असेंडिंग के लिए ASC या डिसेंडिंग के लिए DESC डिफाइन नहीं किया। जब मैंने ASC एंड DESC डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर चल रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है और हमने नेम के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज किया तो ये नेम के अकॉर्डिंग सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इस क्लाउज को हम कहते हैं ऑर्डर बाई क्लाउज। इन केस ऑफ अगर आप इस क्लाउज को इस तरह से यूज नहीं करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर डिफाइन करना चाहते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर डिफाइन करने के लिए आप इस ई नेम के आगे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर यूज करना चाहते हैं तो असेंडिंग के लिए हम ASC कीवर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे रन कराओगे ऑर्डर हमारा असेंडिंग ही रहेगा और हमारी वैल्यू इस तरह से शो हो जाएगी। अगर हम इस ऑर्डर को असेंडिंग से डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर देने के लिए यहाँ पर ASC की जगह क्या कर दो, DESC। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं कि जो ई नेम जो आ रहा है वो ई नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, इट मीन्स जो नेम सबसे बड़ा है, जिसका लेटर सबसे बड़ा है, वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में डिफाइन होगा। जैसे रन कराओगे तो स्मिथ, सेठ, मोमिन, महादेव, अन्य, इन सब के रिकॉर्ड इस तरह से शो हो जाएंगे। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं क्लाउज, ऑर्डर बाय क्लाउज, और इस ऑर्डर बाय क्लाउज के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करने के अलावा कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि हम कंडीशन लगाकर भी डेटा को फैच करते हैं कि हम ऑर्डर बाय क्लाउज तो लगा रहे हैं, बट इस ऑर्डर बाय क्लाउज के अंदर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि हम डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई शो नहीं करना चाहते, कंडीशन का यूज करना चाहते हैं। तो कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि मान लिया कि यहाँ मैंने जो क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय ई नेम, तो मैंने ई नेम की जगह यहाँ पर दे दिया मेरा जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो डिपार्टमेंट मेरा 20, 30, 30, 20, 30 आ रहा है। अब मुझे ये चाहिए कि इस डिपार्टमेंट को मुझे ऑर्डर वाइज सेट करना है कि जिस डिपार्टमेंट की वैल्यू 20 से अबव है वही ऑर्डर होने चाहिए, बाकी ऑर्डर नहीं होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लाउज लगा दिया DEPT, डिपार्टमेंट का नेम, फील्ड का नाम, DEPT नंबर इज ग्रेटर देन ऑफ 30।
जैसे रन कराओगे तो 30 को, सॉरी मिस्टेक हो रही है, इसमें चेक नहीं हुआ, हमने यहाँ पर 20 30 30 और एज इट इज वैल्यू हमारी शो हो गई। हमने वो क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, हमें ऑर्डर किसका देना है, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर देने के बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर दे दिया, डिपार्टमेंट नंबर देने के बाद यहाँ पर हमने ऑर्डर सेट कर दिया, हमें असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया DESC। जैसे रन कराओगे तो रन करने पर 20 क्या आ जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर 30 20 वो वैल्यू एज इट इज शो हो रही है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। जब हम इस तरह से कंडीशनल बेस पर डेटा को सेट करते हैं तो कंडीशनल बेस पर डेटा को सेट करने का एक अदर वे होता है कि हम ऑर्डर बाय क्लाउज के अंदर कंडीशन नहीं लगाते हैं, इसमें हम किसी भी कैलकुलेशन या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेस पर भी रिजल्ट को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमारे पास यहाँ जो टेबल बनी हुई है उस टेबल के अंदर कई सारे फील्ड हैं और कमीशन वाला फील्ड आ रहा है। अभी हम इससे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं तो जो वैल्यू सबसे टॉप बड़ी होती है सबसे ऊपर आ जाती है, सबसे छोटी वाली सबसे नीचे आ जाती है। हम ये चाहते हैं कि कमीशन को या सैलरी को हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और सैलरी मल्टीप्लाई होने के बाद जब मल्टीप्लाई होकर जब वैल्यू आ रही है तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर कमीशन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर मैंने क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई के अंदर यहाँ लिखा सैलरी मल्टीप्लाई बाई 2, आगे लिख दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने रन कराया तो रन करने के बाद सबसे ऊपर क्या आ रहा है, 800 आ रहा है, देन 1250 आ रहा है, 1250 आ रहा है, 1600 2985 आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर क्या दे रखा है, असेंडिंग दे रखा है। तो इस असेंडिंग ऑर्डर की वजह से क्या हो जाएगा कि पहले जो टेबल में रिकॉर्ड आ रहे हैं उस रिकॉर्ड में 800 दिस वैल्यूज आ रही है, लेकिन जब हमने इसको ऑर्डर वाइज सेट कर दिया, जैसे हमने इसको ऑर्डर वाइज सेट किया तो ऑर्डर वाइज सेट करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू सबसे नीचे चली गई। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, यहाँ हमने असेंडिंग की जगह DESC कर दिया, हमने यहाँ पे DESC कर दिया तो सबसे कैलकुलेशन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो वैल्यू सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू नीचे चली जाएगी। इस तरह से भी आप ऑर्डर बाय क्लाउज को यूज में ले सकते हैं। इसी ऑर्डर बाय क्लाउज के अंदर अगर हम कस्टम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है कि हम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं करना चाहते, और अभी हम जो असेंडिंग डिसेंडिंग दे रहे हैं उसमें एक कॉलम के बेस पर सारे कॉलम मैनेज हो रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हमें एक साथ एक एक फील्ड को या सारे कॉलम को मैनेज नहीं करना है, या एक कॉलम के बेस पर सारे कॉलम मैनेज नहीं करने, हम चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम के बेस पर सारे कॉलम को मैनेज किया जाए। समटाइम यू हैव अ कॉलम वेयर यू वांट टू अरेंज डेटा एज पर योर स्पेसिफाइड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, if there is a column called project that stores the status of project made by the students, it can have possible values evaluated, submitted, pending, assigned. If you want to arrange the results set on the basis of the project column as per your evaluated chances, कि अगर हम किसी भी टेबल की वैल्यूज को मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर अरेंज करना चाहते हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लाउज के अंदर कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अगर हमें कस्टम सॉर्टिंग का यूज करना है तो कस्टम सॉर्ट का यूज करने के लिए मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, सिंटेक्स लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बाद यहाँ पे कीवर्ड चलता है FIELD फील्ड, FIELD फील्ड। फील्ड ब्लॉक के अंदर आप जिस जिस कॉलम को यूज करना चाहते हैं उन कॉलम को यहाँ पे अप्लाई कर दो, जैसे जो जो वैल्यू आप प्लेस करना चाहते हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो सिंटेक्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम का नेम, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस टेबल के अंदर जॉब वाला कॉलम आ रहा है, इस जॉब वाले कॉलम के अंदर मैनेजर, सेल्स, क्लर्क 3 वैल्यू आ रही है, तो मैनेजर और सेल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहता हूँ। तो फील्ड के अंदर यहाँ सबसे पहले फील्ड का नेम लिखा, फील्ड का नेम दे दिया मैं यहाँ पे मैंने जॉब, जॉब देने के बाद कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा क्लर्क, वैल्यू क्या लिखी क्लर्क, क्लर्क कॉमा सेकंड वैल्यू मुझे पास करनी है सेल्समैन, यहाँ पे लिखा सेल्समैन, सिंगल कोट्स के सेल्समैन पास कर दिया। सेल्समैन पास करके जैसे मैंने इस क्वेरी को रन कराया, यहाँ से बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद करके जैसे इसे आप रन कराते हैं तो रन करने के बाद आपकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पहले के केस में यहाँ पर मैनेजर, सेल्समैन और क्लर्क आ रही थी, तो इस टेबल के अंदर मैनेजर तो हमारा वही रहेगा, बट यहाँ पर क्लर्क जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर क्या दे रखा है यहाँ पर
असेंडिंग दे, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या दिया, असेंडिंग दिया, तो असेंडिंग देने पर क्लर्क यहाँ पे आ जाएगा, सेल्समैन यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ सेल्समैन यहाँ आ रहे हैं और क्लर्क हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर हमने इस टेबल के अंदर असेंडिंग की जगह यहाँ पेस्ट कर दिया DESC, रन कराते हैं, जैसे रन कराएंगे तो सेल्समैन सबसे ऊपर चले गए, उसके बाद क्लर्क आ गया, उसके बाद मैनेजर आ गए। तो अगर आप कस्टम सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर जो फील्ड दिया हुआ है उस फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग नहीं करनी है और इसकी जगह हमें कस्टम सॉर्टिंग करनी है कि हम पर्टिकुलर फील्ड लगाकर कंडीशन देना चाहते हैं, तो हम कस्टम सॉर्ट का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से इस ऑप्शन को हम यूज में। इसी टॉपिक के बाद अब हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज में आ रहा है और सबसे बेस्ट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। उस टॉपिक को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं कि टिल नाउ यू हैव लर्न टू वर्क विद द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द इंडिविजुअल रोज इन द टेबल। You use the round function, then it will round up the values from each row of the table. MySQL also support and provide group functions and aggregate functions, as you can make out of that group function or aggregate function work upon the groups of rows. कि अगर हम जिस तरह से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्किंग करने के लिए हमारे पास हर टॉपिक के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसी टाइप से जब हम MySQL या SQL का यूज करते हैं या डेटाबेस का यूज करते हैं, तो डेटाबेस के अंदर भी इनबिल्ट बने हुए कुछ फंक्शंस होते हैं, जिन फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी टेबल में पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बेस पर, किसी रिक्वायरमेंट के बेस पर डेटा को फैच कर सकते हैं। तो वो जो इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस होते हैं, उन्हीं फंक्शंस को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो आज MySQL के अंदर इनबिल्ट बने हुए कई सारे फंक्शंस होते हैं। उन्हीं फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है AVG फंक्शन, नेक्स्ट होता है काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन और सम फंक्शन। कि जब हम जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा को फैच करने के लिए या किसी टेबल, किसी वैल्यूज के ऊपर मॉडिफिकेशन करने के लिए, अपडेशंस करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं, जिससे हम इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस मानते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के डेटा को फैच भी कर सकते हैं। उसी टाइप से MySQL के अंदर भी वर्किंग करने के लिए किसी टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स में से आपको कंडीशनल बेस पर किसी वैल्यू का सम कराना है, या आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है, या मिन वैल्यू निकालनी है, या फिर एग्रीगेट या कोई भी डिफरेंट टाइप के वर्क कंप्लीट करने हैं। तो इन वर्क को कंप्लीट करने के लिए MySQL के अंदर इनबिल्ट बने हुए कुछ फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्रिएट नहीं करते, वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। उन फंक्शंस को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। उन्हीं फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन यूज में आता है AVG फंक्शन। दिस फंक्शन कंप्यूट द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। कि अगर किसी कॉलम में किसी वैल्यूज का हम एग्रीगेट निकालना चाहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर 5 फंक्शंस होते हैं जिनमें एवरेज, अगर किसी भी कॉलम की वैल्यूज का हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम AVG फंक्शन का यूज करते हैं। जब AVG फंक्शन का यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स होता है सिलेक्ट AVG ऑफ फील्ड का नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसे यूज करने का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट AVG ऑफ फील्ड का नेम फ्रॉम टेबल नेम, कि किस फील्ड में से आप किस कॉलम का एवरेज निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी आ रही है, हम इस पूरी सैलरी का एग्रीगेट एवरेज निकालना चाहते हैं, तो इन सबका सम होगा और सम का एवरेज निकल जाएगा, तो AVG फंक्शन का यूज में ले सकते हैं। तो पहला फंक्शन होता है AVG फंक्शन। AVG फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। कि अगर किसी भी कॉलम की नंबर ऑफ वैल्यूज को हम काउंट करना चाहते हैं, उनकी काउंटिंग करना चाहते हैं, तो काउंटिंग करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज होता है। फॉर एग्जांपल काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ये काउंट फंक्शन 3 टाइप से वर्क करता है। सबसे पहला वर्क ये होता है रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी। कि अगर हमने काउंट फंक्शन का यूज किया तो सबसे पहला काम होता है रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी, कि पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है उनको रिटर्न करेगा। If you specify argument expression, the function return row where expression is not null। कि जहां पर expression null है उन वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सेकंड केस स्पेसिफाइड केस पर, डिस्टिंक्ट क्लाउज हमने लगा दिया तो उस केस पर, इफ यू स्पेसिफाई द एस्टेरिस्क सिंबल, दिस फंक्शन रिटर्न ऑल द रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज। कि अगर हमने कंडीशन लगा दी तो कंडीशन लगाने पर वो डिस्टिंक्ट क्लाउज के बेस पर वैल्यू को शो करेगा, बट एस्टेरिस्क लगाने पर, ऑल लगाने पर वो उस टेबल की, उस कॉलम की, उस टेबल की सारी रोज को रिटर्न कर देगा, मतलब रोज के नंबर को रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम EMPL।
तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास किया, स्टार पास किया। सेलेक्ट काउंट ऑफ जॉब फ्रॉम EMPL, तो आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। बट यहाँ हमने चेक किया सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ जॉब, तो जॉब डिस्टिंक्ट क्लाउज के थ्रू यूज करेगा, तो इसमें आंसर आ रहा है 15। इसे हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है मैक्स फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन कॉलम, कि किसी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, किसी कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसे निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज होता है। सेम टू सेम यूज आता है मिन फंक्शन, कि किसी कॉलम में से अगर हम सबसे छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मिन फंक्शन को यूज करते हैं। इन्हीं मिन फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है सम फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यू इन द गिवन कॉलम, कि पर्टिकुलर जो कॉलम है उस कॉलम का एवरेज मिन मैक्स ना निकालकर अगर हम वैल्यूज का सम करना चाहते हैं, सारी वैल्यू का टोटल करना चाहते हैं, तो सारी वैल्यू को टोटल करने के लिए हम सम फंक्शन को यूज में लेते हैं। तो सिंटेक्स होता है सेलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम EMPL। फॉर एग्जांपल कि इन केस ऑफ अगर हमने यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई तो इस कॉलम की सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। बट अगर हमने सिलेक्ट क्वेरी के अंदर कोई कंडीशन लगा दी तो जो कंडीशन अप्लाई की है उस कंडीशनल बेस पर ही डेटा का क्या करेगा, ये सम करेगा। अब इस चीज को कैसे यूज में लेते हैं उस चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक टेबल बनाई, इस टेबल को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एक टेबल बनाई, उस टेबल को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और इस टेबल के अंदर मैंने 6 कॉलम बना रखे हैं। ई नेम, EMP नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट। अब मुझे एक एक फंक्शन का यूज करना है। तो सबसे पहला फंक्शन आता है एवरेज फंक्शन, कि एवरेज फंक्शन का मीनिंग होता है कि किसी टेबल की सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम एवीजी फंक्शन का यूज करेंगे। इन केस ऑफ अगर हम एवरेज फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो एवरेज निकालने की क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट, हमने क्वेरी रन कराई, सेलेक्ट क्या निकालना है, सैलरी का सम करना है सैलरी का एवरेज निकालना है। तो क्वेरी लिखिए सेलेक्ट AVG ऑफ सेल फ्रॉम टेबल नेम EMPL। जैसे इस क्वेरी को आप रन कराएंगे आंसर क्या आ जाएगा 1577। इट मींस कि इस टेबल की जो वैल्यूज आ रही है सैलरी का सारा टोटल होगा और टोटल का उनका एवरेज निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम एवरेज नहीं निकालना चाहते, हम काउंटिंग करना चाहते हैं, तो काउंटिंग करने के लिए यहाँ लिखा मैंने COUNT काउंट, और काउंट देने के बाद अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर फील्ड का या पर्टिकुलर सी कॉलम का काउंटिंग करनी है, सैलरी काउंटिंग करनी है, तो काउंट करने के लिए यहाँ पे लिखा मैंने सेल। जैसे रन कराया आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सैलरी कितने परसेंट की आ रही है, 5% की आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आप 5 की जगह पर यहाँ स्टार दे देते हैं तो स्टार मीन्स ऑल होता है, तो यहाँ पे स्टार प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। इसी केस में काउंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है मिन फंक्शन, कि अगर इस सैलरी में से हमें सबसे लोवेस्ट सैलरी निकालनी है, कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे कम हो उसकी सैलरी हमें शो हो जाए, उसकी सैलरी शो हो जाए। तो इसे रन कराया तो सबसे लोवेस्ट सैलरी कौन सी आ रही है, 800 आ रही है। तो 800 कहाँ पड़ा हुआ है, इसमें सबसे लोवेस्ट सैलरी कौन सी है, 800 है। इसी टाइप से मिन फंक्शन के अलावा मैक्स फंक्शन का यूज करना है, तो मिन की जगह क्या लगा देंगे, MAX। मैक्स फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे सैलरी पास कर दी, जैसे रन कराओगे सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी आ रही है 2989, तो इस पर्सन की वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम जब इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, या एक बार सम फंक्शन और देखते हैं। तो मैक्स फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है सम फंक्शन। यहाँ मैंने मैक्स की जगह क्या कर दिया, सम फंक्शन कर दिया, और मुझे इन सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज की टोटल करनी है। तो यहाँ सेल पास किया, जैसे रन कराओगे तो टोटल सैलरी जो होगी इन सबको जोड़ने के बाद टोटल सैलरी बनेगी, वो सैलरी आपके सामने शो हो जाएगी। अभी क्वेश्चन आता है कि अभी हम जब इस क्वेरी को रन करा तो इस क्वेरी के अंदर हम एक एक कॉलम को ही शो कर रहे हैं, हमें एक एक कॉलम को शो नहीं करना है, हमें पूरी पूरी टेबल शो होनी चाहिए, सारी वैल्यूज भी शो होनी चाहिए। तो इस क्वेरी में थोड़ा सा चेंज कर दो, सम के साथ साथ अगर आप इसे अभी अप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जैसे सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP1 लिखा। अब EMP1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर EMP नंबर कोमा ई नेम भी पास कर दिया, और आगे मैंने सम ऑफ सैलरी पास किया और मैंने इस क्वेरी को रन कराया।
तो जैसे ही रन कराओगे तो आगे आपने क्या किया कि सम फंक्शन का यूज किया, सैलरी आपने पास कर दी, तो एम्प्लॉय का नंबर, उसका नेम, उसकी सैलरी भी शो हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी रिकॉर्ड को शो अप कर सकते हो। बट यहाँ जो नंबर आ रहा है, जो स्मिथ आ रहा है, तो ये जो रिकॉर्ड हमारा सम बन रहा है, ये सम तो टोटल वैल्यू है, बट ओनली फॉर नंबर और नेम हमारा जो एम्प्लॉय लास्ट का आ रहा है उसी का ही शो हो रहा है, पर्टिकुलर सभी का शो नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर को ही शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन का यूज करते हैं तो फंक्शन का यूज करने पर आपने अभी एक ड्रॉबैक देखी कि इस ड्रॉबैक में एक इशू ये आ रहा है कि हमारी टोटल सैलरी तो यहाँ आ रही है, बट ईएमपी नंबर और नेम देने के बाद, ईएमपी नंबर और नेम देने के बाद जो वैल्यूज आ रही है, उन वैल्यूज में यहाँ जो नंबर और नेम आ रहा है वो लास्ट एम्प्लॉय का आ रहा है, जो कि रॉन्ग है, दैट इज ए रॉन्ग टर्म। तो हम ये चाहते हैं कि जब किसी का सम हो रहा है या जिस किसी वैल्यू का सम होके आ रहा है तो उनकी ग्रुपिंग भी होनी चाहिए, या ग्रुपिंग के बेस पर हमने कोई कंडीशन लगा दी तो कंडीशन देख के हम ग्रुप करना चाहते हैं कि जब सम होके आ रहा है तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि सम किस किस का आ रहा है, सभी का आ रहा है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, पहले उसको रीड आउट करते हैं। तो इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रुपिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रुपिंग। Here the distinct keyword ensure that multiple entries on the same city are ignored. The only argument that include the null when it is used in the count function. Other than count, discard null if any cases. कि जब हम distinct keyword का यूज करके entries of the same city ignored by the star, कि जब स्टार का यूज करते हैं तो स्टार की यूज करने पर सारी वैल्यू शो होती है, बट अगर हम उसी स्टार के लिए डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो वो सिर्फ डिस्टिंक्ट क्लाउज को ही शो करता है। बट अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन जनरल फ्रॉम ग्रुप फंक्शन, कि जब हम इस तरह से काउंट फंक्शन का यूज करके किसी सिटीज को शो कर रहे हैं कि हमें सारी सिटी शो करनी है, काउंट फंक्शन का यूज करके सारी सिटीज शो करनी है या कोई वैल्यूज हमें शो करानी है, तो अगर हम इस तरह से वैल्यू को शो कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही रो निकलती है या मल्टीपल रोज निकलती है। तो अगर हमें वैल्यूज की ग्रुपिंग करनी है, एक चीज और डिस्कस करनी है कि अभी हमने जब काउंट फंक्शन का यूज किया तो काउंट फंक्शन में हमने एक चीज देखी कि जब हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो काउंट फंक्शन एक काउंटिंग फंक्शन होता है जो टोटल वैल्यू को शो करता है। अभी शो के केस में मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई सिलेक्ट काउंट ऑफ जॉब फ्रॉम EMP1, तो जैसे से रन कराया तो उस जॉब वाली एंट्री के अंदर यहाँ पर 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो जॉब में 5 रिकॉर्ड है तो काउंटिंग करके 5 को शो कर देता है। अगर मैंने यहाँ पर जॉब वाले फंक्शन के अंदर स्टार लगा दिया, जॉब की जगह मैंने यहाँ पर स्टार प्रेस किया, तो जैसे स्टार प्रेस किया तो ये 5 रिकॉर्ड शो कर रहा है, इट मीन टोटल वैल्यू हमारी शो हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं पर्टिकुलर किसी फील्ड के ऊपर डिस्टिंक्ट लगाकर काउंटिंग वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो मैं इसे थर्ड वे में डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज भी कर सकता हूं कि अगर मैं स्टार लगाता तो स्टार का मीन्स होता है ऑल, और हम ये जानते हैं कि हम सारी वैल्यू को निकालने के बजाय अगर पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहते तो हम डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज में ले सकते हैं कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है उन रिपीटेशन को एक बार ही काउंट किया जाए। तो स्टार की जगह मैंने यहाँ पर DISTINCT डिस्टिंक्ट क्लाउज लगाया। डिस्टिंक्ट के बाद मैंने यहाँ पर अगर जॉब पास कर दिया तो इस क्वेरी का इफेक्ट ये पड़ेगा कि पर्टिकुलर काउंट फंक्शन डिस्टिंक्ट क्लाउज का यूज करेगा और जॉब, तो जॉब में अगर कोई भी नंबर अगर 2 बार या 3 बार रिपीट हो रहा है तो उनको वो एक बार ही काउंट करेगा और नंबर जो काउंटिंग आएगी वो 3 आएगी। क्यों आ रही है 3? क्योंकि जब हमने स्टार पास किया, ऑल पास किया तो सारे रिकॉर्ड आ गए। हमने डिस्टिंक्ट ऑफ जॉब पास किया तो डिस्टिंक्ट ऑफ जॉब पास करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू में सेल्समैन, सेल्समैन और सेल्समैन 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डिस्टिंक्ट क्लाउज सबको मर्ज करके एक ही क्लाउज बनाता है। मैनेजर, क्लर्क दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, 1, 2 और सेल्समैन एक ही बार आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इन केस ऑफ कमीशन में अगर मैंने इसका यूज किया तो अगर मैं स्टार का यूज करता हूं तो स्टार का यूज करने पर वो ऑल वैल्यू को काउंट करेगा, बट अगर मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया तो डिस्टिंक्ट लगाने पर नल को रिप्लेस कर देगा। नल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। कि अगर हम इसे ही कमीशन के अप्लाई करते हैं तो कमीशन के अप्लाई करने पर यहाँ मैंने जॉब की जगह यहाँ पर COMM पास कर दिया। जैसे मैंने इसे रन कराया कमीशन में COMM पास किया, और जैसे से रन कराया तो रन करने पर आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पे आंसर क्या दिया इसने? 3 दिया। इसने नल को स्किप कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर डिस्टिंक्ट की जगह यहाँ पर स्टार पास कर दिया, और जैसे मैंने स्टार पास किया तो इसने आंसर क्या दे दिया? 5 दे दिया। इट मीन्स कि नल को भी काउंट कर रहा है। तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन को यूज में ले सकते हैं।
इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज में आता है, उस टॉपिक को हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन से टाइप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि नो दैट यू हैव लर्नड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेट अस टेक अबाउट देयर ब्रॉड कैटेगरी। एसक्यूएल सपोर्ट मेनी एंड मेनी फंक्शंस, कि एसक्यूएल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऑल दिस फंक्शन कैन बी जनरली कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स, कि जब हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं, एसक्यूएल के अंदर फंक्शन का यूज करते हैं, तो फंक्शंस को बेसिकली कैटेगरी के बेस पर टू सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी होती है सिंगल रो या स्केलर फंक्शन, और दूसरी कैटेगरी होती है मल्टीपल रो और ग्रुप और एग्रीगेट फंक्शंस। Single row function work with the single row at a time. A single row function return a result for every row of a query table. Multi-row group function work with the data on the multiple rows at the time and return the aggregate values. कि it means कि function जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक फंक्शन होता है सिंगल रो फंक्शन, एक होता है मल्टी रो फंक्शन। तो सिंगल रो फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जो किसी टेबल की एक रो पर ही वर्क करते हैं, तो उन फंक्शन को हम कहते हैं सिंगल रो फंक्शन या स्केलर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जो हम यूज करते हैं। सेकंड फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कहते हैं मल्टी रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन। तो ग्रुप फंक्शन जो हमने अभी जो 5 फंक्शन में डिस्कस किए, ये 5 फंक्शंस हमारे ग्रुप फंक्शंस है, जिसमें एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, सम, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया और नई चीज नोट की कि अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, तो काउंट फंक्शन का यूज करने पर उस टेबल में जितनी भी रोज होती है, उन सारी रो की काउंटिंग करके, ग्रुपिंग करके एक ही रिजल्ट हमें शो करता है, उनकी अलग अलग वैल्यूज को वो शो नहीं करता है। तो इसीलिए उन फंक्शन को हम ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। और एग्जांपल ऑफ मल्टी रो फंक्शंस आर ग्रुप फंक्शन दैट यू लर्न इन द सेक्शन सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। The difference between these two types function is the number of rows they act upon. A single row function works with the data on the single row at a time and return a single result. For example, each row queried upon. Multi-row function works with a group of rows and return the single result. कि सिंगल रो फंक्शन एक ही रो पे वहां काम करता है और एक ही रो के अकॉर्डिंग रिजल्ट को शो करता है, जबकि मल्टी रो फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल रो पे काम करता है और रिजल्ट हमारा ग्रुप में डिफाइन करके एक ही रिजल्ट हमारे सामने शो करता है। तो उस फंक्शन को हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप बाई फंक्शन। इसी बिहार पर आज हम एक जब सम, मिन, मैक्स या एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं, तो इन फंक्शन को यूज करने के बाद जब हम वैल्यूज को ग्रुप में डिफाइन करना चाहते हैं, ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए मल्टीपल फंक्शन को एक साथ यूज करने के लिए हम ग्रुप बाई क्लाउज का या ग्रुपिंग रिजल्ट को भी शो कर सकते हैं। तो एक टॉपिक आता है, दो तरह के क्लाउज होते हैं, ग्रुप बाई क्लाउज। दो तरह के क्लाउज यूज में आते हैं, एक होता है ग्रुप क्लाउज और दूसरा होता है हैविंग क्लाउज। तो पहला टॉपिक आता है ग्रुप बाई क्लाउज, कि ग्रुप बाई क्लाउज क्या होता है। A group by clause combine all those results that have identical value in a particular field or a group of fields. This grouping result into a summary record for a per group in the group function are used with it. In other words, group by clause is used in the select statement to divide the table into groups. Grouping can be done by the column name with the aggregate function, which case the aggregate function value in each group. कि group by clause का मतलब क्या है? तो बेटा group by clause का मतलब ये होता है कि अगर हम जब किसी टेबल पर एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं या एवरेज फंक्शंस का यूज करते हैं या किसी भी टाइप के ग्रुपिंग फंक्शंस को यूज करते हैं, तो हमने ये चीज नोट की कि उन फंक्शन के थ्रू जो रिजल्ट शो होता है, वो रिजल्ट हमारा एक ही लाइन में शो होता है। इट मींस एक साथ रिजल्ट शो हो रहा है। बट अगर हम इस चीज को आइडेंटिफाइड करें, तो आइडेंटिफाइड के केस में जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई, अभी इस टेबल के अंदर ईएमपी नंबर, नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट, ये 6-7 कॉलम्स हैं। इन 6 कॉलम में जैसे ही हमने यहाँ से एवरेज फंक्शन का यूज किया और मैंने सैलरी को पास किया, तो जैसे इस फंक्शन का यूज किया तो जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो एवरेज निकल के आ रहा है। इट मींस सैलरी की टोटल हो रही है और टोटल उनका सैलरी का रिजल्ट शो हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम डिपार्टमेंट वाले सेक्शन पे चले जाएं या जॉब वाले सेक्शन पे चले जाएं, तो जॉब वाले सेक्शन में सेल्समैन यहाँ आ रहा है, सेल्समैन यहाँ भी आ रहा है, सेल्समैन यहाँ भी आ रहा है। तो इस सेल्समैन की डिपार्टमेंट नंबर 30 है, इसकी सैलरी यहाँ पर 1600 है। इस सेल्समैन की सैलरी यहाँ पर 1250 आ रही है, इस सेल्समैन की सैलरी यहाँ पर 1250 आ रही है। तो जब हमने इस एवरेज फंक्शन या सम फंक्शन को यूज किया, एवरेज फंक्शन या यहाँ पे सम फंक्शन को यूज किया, तो सम फंक्शन को यूज करने पर हमने पास किया सम ऑफ सैलरी।
तो जैसे ही सम ऑफ सैलरी पास किया तो इस फंक्शन ने इन सभी कॉलम, इस पर्टिकुलर कॉलम की सारी वैल्यूज की टोटल सैलरी निकाल के हमारे सामने रिजल्ट को शो कर दिया, जो रिजल्ट हमारे सामने सिंगल रो में आ रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि हमें जॉब के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, कमीशन के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर किसी फील्ड के अकॉर्डिंग हमें समरी रिपोर्ट निकालनी है कि सेल्समैन कितने हैं, जॉब में सेल्समैन कितने हैं, और इन तीनों सेल्समैन की कितनी सैलरी बन रही है, या मैनेजर कितने हैं, उन मैनेजर की कितनी सैलरी बन रही है, या क्लर्क कितने हैं, उन क्लर्क की कितनी सैलरी बन रही है। तो इनको सेपरेट करके अगर हमें समरी रिजल्ट शो कराना है, समरी वे में रिजल्ट शो कराना है, तो समरी वे में रिजल्ट शो कराने के लिए हम ग्रुप बाय क्लाउज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम जब ग्रुप बाय क्लाउज का यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब। तो यहां पर हमने सिंटेक्स लिखा सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम EMPL। तो पहले वाले केस में जब हमने क्वेरी को फायर किया था तो हमने ये देखा था कि अगर हम ओनली फॉर इस फंक्शन का यूज करते हैं तो ओनली फॉर एक ही रिजल्ट शो होता है, बट अगर हम उसके साथ मल्टीपल वैल्यूज को और शो करना चाहते तो हम आगे कॉलम भी लगा सकते हैं। और जब कॉलम लगाए थे तो हमारा रिजल्ट हमारे पास इस तरह से, रिजल्ट हमारे पास इस तरह से शो हो रहा था कि अगर हम एक साथ कॉलम के साथ में मल्टी वैल्यू को भी शो करना चाहते हैं तो मल्टी वैल्यू को शो करने के लिए हमने इस क्वेरी को रन किया तो रिजल्ट हमारा इस तरह से शो हो रहा है। बट इस रिजल्ट में जो सैलरी का सम आ रहा है वो टोटल आ रहा है, और यहाँ पे जो नेम आ रहे हैं वो दो नेम ही आ रहे हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हमें सैलरी तो निकालनी है, लेकिन सैलरी में नंबर के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग कर करके जिनका सेम रिकॉर्ड आ रहा है उन सबका सेम रिकॉर्ड निकाल के वैल्यू को शो करना तो हम ग्रुप बाय क्लाउज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट ऑफ स्टार। तो हम जानते हैं काउंट फंक्शन स्टार ऑल वैल्यूज तो लेगा, ऑल वैल्यूज लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जा रहा है, जॉब आ रहा है फ्रॉम EMPL ग्रुप बाई। यहाँ पे उस फील्ड को लिखा जाएगा जिस फंक्शन के ऊपर, जिस फील्ड के ऊपर फंक्शन को अप्लाई किया जा रहा है उस फील्ड को कभी भी यहाँ अप्लाई नहीं किया जाएगा, रिमेनिंग फील्ड जो होंगे सारे यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा सिलेक्ट जॉब कॉमा काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम EMPL, तो ग्रुप बाई जॉब। तो जैसे इसे रन कराओगे तो यहाँ पर जॉब आ जाएगी। इस जॉब में डिस्टिंक्ट मोड में जितनी भी जॉब होंगे वो सारी जॉब की लिस्ट आ जाएंगी, और वो जॉब कितनी बार काउंटिंग आ रही है वो काउंटिंग आपके सामने शो हो जाएगी। इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लाउज का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं इस चीज को समझने के प्रैक्टिकल आइडेंटिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल बनी हुई है सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, टेबल शो करा दी। अब इस टेबल के अंदर हम ग्रुपिंग करके रिकॉर्ड को शो करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ में सैलरी का सम हो जाए, जॉब के साथ सैलरी का सम हो जाए। तो अगर हम इसको सम फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो इन सबका सम होकर आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि क्लर्क की सैलरी अलग आनी चाहिए, सेल्समैन की सैलरी का टोटल आना चाहिए, और मैनेजर की सैलरी का टोटल आना चाहिए। तो हम ग्रुप बाय क्लाउज को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट, क्वेरी लगाई हमने, सेलेक्ट क्या क्या देखना है हमें, EMP का नंबर देखना है, कोमा जॉब लेना है, कोमा सम कराना है हमें किसका, सैलरी का, फ्रॉम टेबल का नेम क्या आ जाएगा, EMPL। तो हमें क्वेरी का फायर की, सेलेक्ट EMP नंबर कोमा जॉब कोमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMPL। यहां पर आ जाएगा ग्रुप बाय, ग्रुप किसके बनने चाहिए, यहाँ पर ग्रुप किसके बनने चाहिए, ग्रुप हम बनाना चाहते हैं जॉब के। हम अभी एक बार नेम हटा, नंबर हटा देते हैं। मैंने जॉब ले रखा है, मुझे जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके हर ग्रुपिंग की सैलरी निकालनी है। ग्रुप बाय यहाँ पे क्या पास कर दिया, जॉब। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, जॉब के अकॉर्डिंग, सेमीकोलन लगाया। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो एंटर प्रेस करने पर क्लर्क की सैलरी कितनी आ रही है, 800 आ रही है क्योंकि क्लर्क एक ही है। मैनेजर की सैलरी कितनी आ रही है, 2985 आ रही है क्योंकि मैनेजर कितने हैं, एक ही है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्समैन, सेल्समैन सैलरी कितनी आ रही है, सेल्समैन 1 की सैलरी 1600 प्लस 1250 प्लस 1250। जब इनको टोटल करोगे इन तीनों सैलरीज को, इन सैलरी को, इन सैलरी को, इन सैलरी को टोटल करोगे तो टोटल करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 4100। अगर हम ओनली फॉर सम फंक्शन का यूज करते तो रिजल्ट हमारे सामने एक ही शो होता। इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लाउज का यूज कर सकते हैं। अगर हम इस ग्रुप बाय क्लाउज के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमें जॉब के साथ साथ EMP नंबर भी चाहिए और उस एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए, नंबर भी चाहिए और नेम भी चाहिए। तो नंबर और नेम लेने के लिए हमने इस क्वेरी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया।
यहाँ पर जब जॉब लगाया तो यहाँ पे लिखा एमपी नंबर कोमा एमपी नेम, एमपी नंबर कोमा नेम पास कर दिया। बट जब हम यहाँ ग्रुपिंग कर रहे हैं, जब आप ग्रुप बाय क्लाउज का यूज कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो डिफाइन करना कंपलसरी है। जैसे रन कराओगे तो रन करने के बाद इस एम्प्लॉय का नंबर क्या आ रहा है 69, यहाँ पर 800 आ गया, 66 आ गया, महादेव का मैनेजर आ गया, 8499 आन्या है, इसकी सैलरी इतनी है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आन्या यहाँ पर आ रहा है, मोमिन भी सेल्समैन है, यहाँ पर स्मिथ भी आन्या सेल्समैन है, यहाँ पर सेट सेल्समैन है, मोमिन सेल्समैन है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को ध्यान से देखते हैं तो रिकॉर्ड यहाँ पे गलत आ रहा है, क्योंकि सेल्समैन यहाँ पे 3 है, सेल्समैन यहाँ पर 3 है, बट रिकॉर्ड हमारे पास सिर्फ आन्या का नाम ही आ रहा है। तो हमने जब ग्रुपिंग की थी तो ग्रुपिंग करते समय मेन इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे फील्ड देते समय जब इसको हमने फील्ड को यूज किया तो इस फील्ड के अंदर ईएमपी नंबर दे दिया। अब पता है कि नंबर हमारा यूनिक चल रहा है, सेपरेट चल रहा है, नेम हमारा सेपरेट चल रहा है। तो अभी मैंने जब ग्रुप बाय क्लाउज के यूज किया जॉब को बनाया तो जॉब के बेस पर रिजल्ट मेरा ये शो हुआ, लेकिन यहाँ पर ईएमपी नंबर और नेम यहाँ पे गलत आ रहे हैं। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर जॉब के साथ साथ ई नंबर और ई नेम भी पास कर देते हैं, ई नंबर और हमने यहाँ पर नेम भी पास कर दिया, तो यहाँ पर अगर हमने ई एम पी नंबर और नेम पास किया और जैसे रन कराया तो रन करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे सामने इस तरह से शो होगा। इट मीन्स कि इसमें हमारी ग्रुपिंग यूज ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्समैन हमारे 3 है और तीनों ही अलग अलग सेल्समैन है। अगर एक ही सेल्समैन होता तो हम यूज कर पाते, बट हमें ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, जॉब के अकॉर्डिंग करनी है। और हमने अगर ग्रुप बाय क्लाउज के अंदर यहाँ पे जॉब, ईएमपी नंबर और ईएमपी नेम डाल दिया, तो ईएमपी नंबर और ईएमपी नेम डाला तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सभी का सेपरेट सेपरेट आ रहा है, तो ग्रुपिंग हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो रन कराते समय ग्रुप बाय क्लाउज में जब इसे यूज करेंगे तो ग्रुप बाय क्लाउज में उन्हीं फील्ड को आपको यूज करना है, उन फील्ड को ही आपको यूज करना है जिन फील्ड की आपको रिक्वायरमेंट है। जिस फील्ड की आपको रिक्वायरमेंट है उन्हीं फील्ड को आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप अदर फील्ड लिखते हैं तो उनका रिजल्ट कभी भी एक्सेस नहीं होगा और रिजल्ट आपका गलत आएगा। इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लाउज को यूज करते हैं। सॉरी, जैसे रन कराया तो आंसर क्या आ जाएगा 4100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज की ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे यूज में ले सकते हैं। इस ऑप्शन को हम कहते हैं ग्रुप बाय क्लाउज। इसी ग्रुप बाय क्लाउज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्टेड ग्रुप। तो नेस्टेड ग्रुप का मतलब हो गया कि अभी जैसे हमने इस ग्रुप बाय क्लाउज को यूज किया तो हमारे साथ एक ड्रॉबैक आती है कि हम सम फंक्शन या किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो ग्रुपिंग हम एक कॉलम के बेस पर ही कर रहे हैं, तो हमारा एक कॉलम का सम ही शो हो रहा है, बट हमें यहाँ पर मल्टीपल कॉलम और शो करने हैं। तो अगर हम मल्टीपल कॉलम शो करना चाहते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले करने के लिए हम नेस्टिंग ग्रुपिंग का यूज भी कर सकते हैं। तो नेस्टेड ग्रुप क्या होता है? तो विथ ग्रुप बाय क्लाउज you can create groups within groups. Such type of grouping is called the nested group. This can be done by specifying the group by expression, where the first field determines the highest group level, second field determines the second group level, and so on. See, there are multiple records having same value of the field department number. We can group record on the basis of department number. For instance, if you want to count the number of employee in each group. For example, कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग है और एक डिपार्टमेंट रिपीट भी हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट काउंट ऑफ ईएमपी नंबर फ्रॉम ईएमपी 1 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नंबर जैसे लिखा तो उन एम्प्लॉय की काउंटिंग हो गई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं। बट कैन यू मेक ऑन दीज आर एम्प्लॉय काउंट द विच डिपार्टमेंट? टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन यू मे मॉडिफाई द सिलेक्ट क्लाउज। कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो हमने साथ में क्या लिखा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा काउंटर डिपार्टमेंट नंबर, जो हमने अभी यूज लिया था वो का भी कॉन्सेप्ट है। नाउ द रिजल्ट विल बी दिस। See now in more clear, but our thing that you should keep in mind is that while grouping you should include only those values in the select list that either have the same value for a group or contain a group aggregate function. कि जब हम ग्रुप फंक्शन का यूज करते हैं तो ग्रुप बाय क्लाउज के थ्रू हमारे सामने ड्रॉबैक क्या आ रही है कि हम सिर्फ उन्हीं फील्ड को यूज कर सकते हैं जिनकी ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस है। Like in the above example query, the first expression department number field has one same value
फॉर ए ग्रुप एन, अदर एक्सप्रेशन काउंट एम्प्लॉय नंबर काउंट द ग्रुप फंक्शन की इसमें सेम टू सेम वैल्यूज आ रही है. MySQL as such would not create any error even the include the non-group expression in the select list. A non-group field in the field that has different value in the row belonging to the group. In this case, we will return the value of the first record on the group on that non-group. कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने यहाँ पर क्वेरीफायर की कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ उन फील्ड को ही यूज नहीं करना है जिनकी ग्रुपिंग बन सकती है, उन फील्ड के अलावा हम बाकी फील्ड को भी यूज करते हैं, तो हम साथ में बाकी फील्ड भी दे सकते हैं. बट जैसे हम ये फील्ड देते हैं तो रिजल्ट हमारा इस तरह से शो हो जाता है. टू क्रिएट ए ग्रुपिंग विद द ग्रुप nested group, you need to specify multiple field in the group by clause expression. If you have a look at the record on employee table, you can make out the expression group or job within the department group as there is the same job. For example, कि जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी फायर की select department number, job, count of EMP number from EMP1, group by department number और job, यहाँ पे दो चीजें पास कर दी, department number और job पास कर दिया. तो जैसे इसे आप रन कराते हैं तो इस डिपार्टमेंट नंबर में सारे डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं, यहाँ जॉब सारी आ रही है और उनकी जो एनालिस्ट वैल्यू जो काउंटिंग है, काउंटिंग एक ही फील्ड की काउंट होकर आ रही है. इट मींस कि इस चीज को हम ऐसे मान सकते हैं, नेस्टेड ग्रुप को इस तरह से मान सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक फील्ड के ऊपर ग्रुपिंग नहीं करनी है, हमें उसके साथ दूसरे फील्ड को भी शो ऑफ करना है, तो नेस्टेड ग्रुप का यूज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इस टेबल के अंदर हमारे पास जॉब वाले फील्ड आ रहे हैं और जॉब के अंदर क्लर्क आ रहा है, सेल्समैन का ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर का 20 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो हम जॉब, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी का सम करना, सैलरी की काउंटिंग करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सैलरी या यहाँ पे नंबर की काउंटिंग करना चाहते हैं, कितनी बार काउंटिंग हो रही है. तो इस क्वेरी को हम जब रन कराते हैं तो इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई, सिलेक्ट, पहला फील्ड लिया मैंने EMP नंबर कोमा, सेकेंड फील्ड मुझे EMP नंबर की क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, तो मैंने पहला फील्ड लिया यहाँ पर जॉब कोमा, सेकेंड फील्ड लिया DPT नंबर कोमा, तीसरा फील्ड ले लिया काउंट ऑफ EMP नंबर फ्रॉम EMPL. यहां पे लिखा मैंने ग्रुप बाय, किसकी ग्रुपिंग करनी है मुझे, यहां मुझे ग्रुपिंग करनी है डिपार्टमेंट और जॉब की, तो यहां लिखा मैंने जॉब कोमा डिपार्टमेंट नंबर. जैसे इस क्वेरी को मैंने रन कराया, रन कराने के बाद DPT नंबर EMPL काउंट फंक्शन चेंज आ रहा है. जैसे रन कराया तो रन करने पे आंसर क्या आ रहा है कि यहाँ पर जॉब में क्लर्क एक ही एम्प्लॉई है, काउंटिंग उसकी एक आ रही है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है उसका 20 है, मैनेजर एक ही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है, सेल्समैन कितने हैं 3 है, तो डिपार्टमेंट क्या आ रहा है 30 आ रहा है. तो इस चीज को हम बेसिकली नेस्टेड ग्रुप मानते हैं. इस नेस्टेड ग्रुप का मतलब ये हो गया कि जब पहले हमने इसे यूज किया तो पहले इसको यूज करने पर हमने सिंपल एक फील्ड के ऊपर ही वैल्यू की काउंटिंग की और हमने ग्रुप बाय क्लाउज का यूज किया और जॉब के अकॉर्डिंग वैल्यू को शो कर दिया. बट कई बार ऐसे होते हैं कि हमें मल्टीपल फील्ड को भी साथ में शो करना होता है या काउंटिंग करनी होती है, तो हम इस तरह से फंक्शन के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप बना सकते हैं. तो यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है उस ग्रुप के अंदर जॉब जो आ रही है, जॉब के 3 ग्रुप हैं और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर जो आ रहा है वो सिंगल सिंगल है, काउंटिंग जो हो रही है वो EMP नंबर की हो रही है. तो काउंट फंक्शन हमने किस पे अप्लाई किया, EMP नंबर पे अप्लाई किया. जॉब के 3 फील्ड हैं, तो एक जॉब का फील्ड हो गया, एक एम्प्लॉय नंबर का फील्ड हो गया, तो एक ग्रुपिंग इसकी हो रही है, एक ग्रुपिंग इसकी हो रही है, तो इस ग्रुपिंग के बेस पर एक ग्रुप काम कर रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं नेस्टेड ग्रुप. इसी के साथ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो रहा है. इसी टॉपिक के बाद हमारा इसी क्लाउज के अंदर एक क्लाउज और होता है, इसी ग्रुप बाय क्लाउज के बाद एक क्लाउज और होता है, दैट इज ए हैविंग क्लाउज. ग्रुप बाय क्लाउज के बाद एक क्लाउज और यूज आता है जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, हैविंग क्लाउज. हैविंग क्लाउज का मतलब क्या होता है, द हैविंग क्लाउज मतलब ये होता है कि द हैविंग क्लाउज प्लेस कंडीशन ऑन द ग्रुप इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लाउज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज, व्हाइल वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन, हैविंग कंडीशन कैन डू सो. कि हैविंग क्लाउज एक्चुअली में कंडीशनल क्लाउज होता है. हैविंग क्लाउज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लाउज भी कहते हैं. तो अगर हम किसी ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, ग्रुप के साथ कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो कंडीशन लगाने के लिए हम हैविंग क्लाउज को यूज करते हैं. बेसिकली हम जानते हैं कि कंडीशन लगाने के लिए, कंडीशनल में डेटा को फैच करने के लिए वेयर क्लाउज का यूज करते हैं. लेकिन जब हम वेयर क्लाउज का यूज करते हैं तो वेयर क्लाउज कभी भी किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम नहीं करता है,
किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में या ग्रुप बाय क्लाउज के साथ में वेयर कंडीशन काम नहीं करती है, इसीलिए अगर हम ग्रुप बाय क्लाउज या एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कोई कंडीशनल डेटा फैच करना चाहते हैं तो हम ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन के साथ में कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हैविंग क्लाउज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी बनाई, इस क्वेरी के अंदर सेलेक्ट एवीजी एवरेज ऑफ ग्रॉस कॉमा सम ऑफ ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग ग्रेड इक्वल टू E4। यहाँ पे क्या केस लगा दिया कि सिलेक्ट एवीजी ऑफ ग्रॉस कॉमा सम ऑफ ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग ग्रेड इक्वल टू E4 कि जहां पर ग्रेड E4 मिले तो उसका एवरेज और सम का ग्रॉस का सम और एवरेज दोनों निकल के शो हो जाए। या फिर मैंने यहाँ पे एक केस और लगा रखा है, यहाँ पे एक केस और समझा रखा है, इसको हम यूज में ले सकते हैं। अब इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज को कैसे यूज में लेते हैं उस चीज को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चीज को यूज करना चाहते हैं तो इस चीज को समझने के लिए हम समझने एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अभी एक क्वेरी चलाई थी, उस क्वेरी के अंदर हमने ग्रुप बाय क्लाउज का यूज करके जॉब और डिपार्टमेंट के ऊपर नेस्टिंग ऑफ ग्रुप चलाया। अभी हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20, 20, 30 तीन डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह से जो ग्रुप बाय क्लाउज या जो ये क्वेरी चल रही है, इस क्वेरी के अंदर हमने कहीं भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की। जब कंडीशन अप्लाई नहीं किया तो उसने सारे डिपार्टमेंट, सारे क्लर्क, मैनेजर जितने भी उनको सबके रिकॉर्ड शो कर दिए। हम ये चाहते हैं कि इसी में ही कंडीशन अप्लाई हो जाए कि जिस डिपार्टमेंट का नंबर 20 है सिर्फ उसी के रिकॉर्ड आने चाहिए, 30 या उसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट तो उनके रिकॉर्ड्स नहीं आने चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर हैविंग क्लाउज की जगह वेयर क्लाउज का यूज करते हैं, कंडीशनल क्लाउज का यूज करते हैं, तो वेयर कंडीशन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा DEPT नंबर इक्वल टू 20। तो जैसे ही मैंने इस क्वेरी को फायर किया तो जैसे क्वेरी को रन कराया तो वो एरर जनरेट कर रहा है। इट मींस कि आप इसके अंदर वेयर कंडीशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप बाय क्लाउज या एग्रीगेट फंक्शन के साथ में आप वेयर कंडीशन का यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर कंडीशनल डेटा लगाना है तो हम हैविंग क्लाउज का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, मैंने सिंटेक्स का थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज ये किया कि जहां वेयर लगा हुआ है उस वेयर की जगह यहाँ पे लिखा हैविंग। यहाँ पे क्या लिख दिया, हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। जैसे मैंने रन कराया तो रन करने के बाद सिर्फ 20 नंबर वाले रिकॉर्ड ही शो होंगे, बाकी रिकॉर्ड हमारे शो नहीं होंगे। तो इस तरह से हम हैविंग क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। अब इसी टॉपिक के बाद मेरा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है ज्वाइनिंग, कि मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करके हम मल्टीपल टेबल में कंडीशंस लगाकर ज्वाइनिंग करके डेटा को किस तरह से एक्सेस करते हैं और ज्वाइंस कौन कौन से होते हैं, वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस बुक में कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, पीछे भी कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, टेबल्स के साथ में सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल दे रखे हैं। तो उन्हें आप घर पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।